चैप्टर 45। विवान का दर्द अव्यांशी के सामने। अब तक आपने देखा कि कैसे ब्लैकी ने अव्यांशी का किडनैप करवाया था और उसे दिन रात टॉर्चर करवा के 6 दिन बाद अव्यांशी के सामने आता है, जिसके बाद अव्यांशी का साइको रूप दिखता है और उसी साइकोपन में उसने ब्लैकी की उंगलियों और जीभ को काट दिया। और यह सब करते वक्त उसे भी काफी चाकू लग चुकी थी, जिसके कारण वह उसे गोडाउन में ही बेहोश हो गई। तभी थोड़ी देर में रुद्राक्ष, आदित्य और कबीर आकर अव्यांशी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो पता चलता है कि अव्यांशी का ब्लड टाइप ही चेंज है। इसका मतलब कुछ ऐसा ड्रग्स या मेडिसिन दिया गया है जिसके कारण उसका ब्लड चेंज हो रहा था। और इन्हीं सब के कारण अव्यांशी को पूरे 24 घंटा बाद होश आया है। और होश में आते हैं उसका शरारत भरा अंदाज चालू हो जाता है। और इसी समय कबीर ने रुद्राक्ष को बोला था कि अव्यांशी को राठौर मेंशन ले जाने के लिए। इसलिए रुद्राक्ष ने अपने कार में अव्यांशी को बैठाया और राठौर मेंशन की ओर निकल गया। अब आगे कुछ ही देर में रुद्राक्ष की कार राठौर मेंशन के सामने रुकी। कार रुकते ही रुद्राक्ष ने अव्यांशी को गोद में लिए हुए ही कार से बाहर निकल गया और राठौर मेंशन के अंदर बढ़ गया। राठौर मेंशन के अंदर सभी लोग वहीं सोफे पर बैठकर अव्यांशी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कशिश बुआ ने सबको बता दिया था अव्यांशी के कंडीशन के बारे में। तभी बिहान बोला, और कितना देर वेट करना पड़ेगा? और उस पर से आपने मना भी कर दिया हॉस्पिटल जाने को बुआ जी। तो कशिश जी बोली, वहां पर पहले से ही कबीर, रुद्राक्ष और आदित्य है। क्या तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है कि वह बच्चा का ठीक से ख्याल रख सकते हैं? तो बिहान चुप हो जाता है। तभी कशिश बुआ फिर से बोलती है, मुझे पता है बच्चा का चिंता तुम्हें भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, आती ही होगी। तभी सबकी नजर गेट से एंट्री लेते हुए रुद्राक्ष पर जाता है। तो अनीता जी दौड़ते हुए रुद्राक्ष के पास जाती और कहती है, मेरी बच्ची कैसी है? तो रुद्राक्ष उनको इग्नोर करके अभियंशी को दादा दादी जो कि सोफे पर जाकर उनके बगल में लेटा देता है और अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, सी इज फाइन नाउ, बट अभी उसे प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। वही दादा दादी अव्यांशी के दोनों तरफ बैठकर अव्यांशी के सर को सहलाने लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे, बस उनकी नम आंखें ही बता रही थी कि उन्होंने अव्यांशी के लिए कितना रोया है। तभी विहान जल्दी से अव्यांशी के पास आकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है और उसके माथे को चूमकर बोलता है, आई मिस यू बच्चा। वही किसी का किस अपने माथे पर महसूस करके अव्यांशी जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। तभी उसकी नजर अपने भाई बिहान पर जाता है, जिसके आंखों में आंसू थे। तो वह जल्दी से उठकर विहान के आंखों से आंसू पोंछकर बोली, रो क्यों रहे हो? अभी तो मैं अच्छी खासी जिंदा हूं। क्या आप चाहते हैं कि मर जाऊं? फिर आप अपने इस आंसू को बहाना। वह जैसे ही यह बात बोलती है, रुद्राक्ष अपने कर्कश आवाज में बोला, यह बात आज बोल दी, आइंदा कभी मत बोलना। अभी वह आगे कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर सबको देखता, जो आंखें फाड़े उसी को देख रहे थे, इसलिए वह चुप हो गया। वही अव्यांशी उसके बातों को इग्नोर करके विहान के सर को चूमकर बोली, आई एम फाइन भाई, और अब आप अपने इस आंसू को पोंछ लो, नहीं तो कोई आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनेगी, यह सोचकर कि आप बात बात पर रोते रहते हैं। वही उसकी यह बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। वही विहान का मुंह बन जाता है। वही सोनम, उसको तो इन सब चीजों से मतलब ही नहीं था, वह तो बस जब से रुद्राक्ष आया था तब से उसे ही तारे जा रही थी, जो रुद्राक्ष बखूबी समझता था। इसलिए उसने वीरेंद्र दादाजी से बोला, ठीक है फिर दादू हम चलते हैं, और वहां से निकलने लगता है। तभी वीरेंद्र दादाजी सोफे से उठकर रुद्राक्ष के हाथ पकड़कर बोले, थैंक यू बेटा, आज तुम्हारे वजह से मेरी पोती मेरे पास है, इसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। तो रुद्राक्ष वीरेंद्र दादाजी के हाथों पर अपना हाथ रख बोला, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, आखिर मैं भी तो आपका पोता ही हूँ, और हाँ, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े बस मुझे याद कर लेना। और फिर वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद अभिषेक जी अव्यांशी के पास आए और बोले, कैसी हो तुम अब? तो अव्यांशी बोली, ठीक हूँ। तो अभिषेक जी बोले, अब फिर से कोई नया कांड मत कर देना जिसके वजह से हमें फिर से प्रॉब्लम हो। वही बिहान जिससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके पापा उसकी बहन से ऐसी बातें बोल रही हैं, इसलिए वह बोला, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपको लग रहा है कि बच्चा ने कोई कांड किया था जिसके वजह से उसका किडनैप हुआ था। तो अभिषेक जी बोले, आजकल तुम्हारा भी बहुत जुबान चल रही है इस लड़की के साथ रहकर, और उस पर से कुछ काम धाम कर लो। कब तक तुम मेरे नाम पर ही मुफ्त की रोटी तोड़ते रहोगे? वहीं अभिषेक जी की यह बात सुनकर विहान की आंखें नम हो गई। इधर अभिषेक जी यह बातें बोलने के बाद वहां से अपने रूम में चले गए। वहीं उनके जाने के बाद अनीता जी आई और विहान के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, वह सही ही तो कह रहे थे, और उनके सामने अपनी जुबान चलाना बंद कर दो, वरना जुबान को कंट्रोल करना हमें आता है। और फिर वह भी वहां से चली गई। वहीं उन दोनों की बात सुनकर बिहान के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बखूबी ही वह आंसू छुपाया हुआ था। लेकिन अव्यांशी ने वह आंसू देख लिया था, इसलिए वह अपने अंदाज में बोली, ओहो भाई, आप उन दोनों की भी बात की परवाह करते हैं। छोड़ो यह सब बात, पहले मुझे अपने रूम में ले चलो। और फिर अपनी बाहें फैला दी। वही बिहान भी अपने ख्याल झटककर अव्यांशी को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से उसके रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद दादी जी दादाजी से बोली, हमने विहान की लाइफ बर्बाद कर दी। उसे बचपन से ही किसी का प्यार नहीं मिला। यह सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर हमने वह नहीं किया होता तो आज विहान के भी चेहरे पर खुशी होती। तो वीरेंद्र दादाजी बोले, हमें कहाँ पता था कि उसके साथ यह होगा, नहीं तो हम कभी उस चीज के लिए नहीं मानते। इधर अव्यांशी का रूम। विहान अव्यांशी को बेड पर लेटा देता है और फिर वहीं बैठकर अव्यांशी को सर को सहलाने लगता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। वही आज अव्यांशी के आंखों में भी नींद नहीं था। उसे भी रह रहा कर आज नीचे जिस तरह से अभिषेक जी और अनीता जी ने विहान के साथ बात की थी, उसे वह याद आ रहा था। तभी उसे विहान की आवाज सुनाई दी जो बोल रहा था, बच्चा, क्या मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ? क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ? तो अव्यांशी सर उठाकर विहान को देखती है, जो नम आंखों से यह सब बोल रहा था। तो अव्यांशी झट से विहान को अपने गले लगा लेती है और बोलती है, यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड भाई। वही विहान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं पर कर पाया तो वह अव्यांशी के गले लगते ही सिसक सिसक कर रोने लगा। तो अव्यांशी भी धीरे धीरे उसके सर और पीठ को सहलाने लगी ताकि विहान शांत हो जाए। वही विहान किसी का प्यार पाकर कसकर अव्यांशी को और जोड़ गले लगाकर उसके कंधे पर ही सो गया। वही यह फील करके कि विहान सो चुका है, वो उसके सर को अपने कंधों से हटाती है और फिर उसे अच्छे से बेड पर लेटा कर तकिया के सहारे सुला देती है। और फिर वह उसके बगल में ही सिर को बेड पर टिकाकर आंखें बंद करके विहान के सर को अपने पैर पर रखकर उसके सर को सहलाने लगती है। और फिर अपने मन में रहती है, मैंने जितना नोबेल में पढ़ा है, विहान की भी लाइफ अच्छी नहीं थी। उसके पेरेंट्स यानी कि अभिषेक जी और अनीता जी उसे बात बात पर ताना मारते, जलील करते। और हद तब हो जाती जब बिना बात के ही अभिषेक जी अपने बेल्ट निकालकर विहान को मारने लगते। लेकिन यह बात विहान किसी को नहीं बताता, न है किसी के सामने जताता। वह अपने अंदर ही यह सारी चीज दबा कर रखता। और यही सब सोचकर अव्यांशी तुरंत ही अपने आंखों को खोल देती है और फिर पानी पीते हुए बोली, क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना टॉर्चर कर सकता है? और तो और बिहान भाई इतने सालों से मॉम डैड के मेंटली और फिजिकली टॉर्चर सहते आ रही हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। लेकिन मॉम डैड ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें अपने बेटे से प्यार नहीं? और धीरे धीरे विहान के सर को सहलाते सहलाते उसकी भी आंखें लग गई। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीत गई। चैप्टर 46। रुद्राक्ष को व्हाइट स्नो को हैक करने को कहना। नेक्स्ट मॉर्निंग। अव्यांशी रूम।
धीरे धीरे विहान की आंखें खुलती है जब सूरज की रोशनी बालकनी से होते हुए उस पर पड़ी। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में हैरानी आ गई क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं था। तब जाकर वो अपनी नजरों को चारों तरफ रूम में घुमाता है तो उसके सामने अव्यांशी का खूबसूरत फेस नजर आया जो कि बेड से टेक लगाए ही सोई थी। तब जाकर विहान को कल रात की सारी यादें याद आने लगती है कि कैसे उसकी बहन ने उसे प्यार से समझाया और फिर उसके सिर को सहलाकर सुला दिया। तो वो जल्दी से उठकर अव्यांशी को अपने गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया, फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसकी माथे को किस करके बोला, बच्चा, पता है आपको इस दुनिया में भगवान जी ने क्यों भेजा? क्योंकि आपको मेरी जिंदगी में आकर मुझे संभालना था। और फिर उस रूम से निकलकर अपने रूम में चला आया। खुराना मेंशन। रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम में हेड चेयर पर बैठकर कुछ फाइल पढ़ रहा था और उसके सामने अक्षत और अमन दोनों स्टैच्यू की तरह खड़े थे। तभी रुद्राक्ष उस फाइल को मेज पर रखते हुए बोला, कोई प्रोग्रेस? तो अक्षत बोला, सर, भले ही उस फार्म हाउस के 5 किलोमीटर के अंदर जैमर लगा था, बट हमारे एक्स टीम ने यह बताया है कि उस फार्म हाउस में कैमरा लगा था जो कि सैटेलाइट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तो रुद्राक्ष बोला, तो वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? तो अक्षत डरते हुए बोला, सर, उस सैटेलाइट से वीडियो निकालने के लिए एक अच्छा हैकर चाहिए। तो रुद्राक्ष बोला, क्या हमारे पास अच्छे हैकर नहीं है? तो अमन बोला, बॉस, यहाँ बात यह है कि उस सैटेलाइट से कोई भी हैकर इतनी जल्दी फोटो नहीं निकाल पा रहा क्योंकि उस सैटेलाइट का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने के लिए उस सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाले से ज़्यादा पावरफुल हैकर ढूंढना होगा हमें। तो रुद्राक्ष बोला, पूरी दुनिया के हैकर के पास मेल भेजो और बोलो, जो भी इस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर उस फुटेज को निकालकर हमें देगा, हम उसे 100 करोड़ इंडियन रुपए देंगे। वही उसकी बात सुनकर अक्षत और अमन वहां से जल्दी से भागते उससे पहले। तभी रुद्राक्ष बोला, नेक्स्ट पेपर कब है? 12 का। तो अमन बोला, सर, पेपर तो आज भी है। वही ये सुनकर रुद्राक्ष बोला, तो अव्यांशी का पेपर मिस हो गया। तो अमन बोला, नहीं बॉस, अव्यांशी मैडम का पेपर मिस नहीं हुआ है क्योंकि उनका पेपर कल है। ये बात मुझे अक्सर से पता चला जब वो मियाँ मैडम से बात कर रहे थे। तो रुद्राक्ष बोला, ठीक है, यू बोथ कैन गो, और फिर अपने काम में लग गया। राजस्थान। राका के सामने एक आदमी था। वो आदमी राका से बोला, राका, अपने जो कहा था वो हो गया। हमारा ड्रग्स अब पूरे मार्केट में फैल चुका है। अब इस ड्रग्स को बेचकर हम लोग बहुत पैसा बनाएंगे, जिस पैसे से हम उस ड्रग्स जो कि सालों पहले उसने बर्बाद कर दिया था, हम उस ड्रग्स के फॉर्मूला को पूरा करके पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि हम लोग कौन हैं। वही उसकी बात सुनकर राका बोला, हमारा मोहरा का क्या हालचाल है? तो वह आदमी बोला, राका, बस मोहरे को अच्छे समय की तलाश है ताकि जब वह वार करे तो कोई न बच पाए। वही उसकी बात पर राका बोला, उसे बुलाओ और बोलो कि सैटेलाइट से फुटेज निकालकर हमें दे ताकि हम भी तो जाने कि किसने हमारे इतने आदमियों को मारा। वही उसकी बात पर वह आदमी बोला, जी राका, और फिर वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद राका अपने आप से बोला, सालों पहले तुम्हारी वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया था। तुमने मुझे आधा अधूरा फॉर्मूला दिया था और भाग गई थी, जिसकी कीमत तुम्हें बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। और फिर वह भी वहां से चला गया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट पर एक 25 साल की लड़की, देखने में नॉर्मल शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई लड़की, जिसके नीचे का ड्रेस उसके थाई से थोड़ा ऊपर और ऊपर का ड्रेस जिसमें उसका चेस्ट विजिबल हो रहा था। वह अपने एटीट्यूड भरी आवाज में अपने साथ आई एक और लड़की से बोली, माहिरा, देखो तो मेरी गाड़ी वेट कर रही होगी और उसके ड्राइवर कहाँ पर है? तभी वहां पर एक ड्राइवर भागते हुए आया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं गलती से लेट हो गया क्योंकि रास्ते में बच्चे रोड पर आ गए थे, इसलिए उन्हें बचाने के चक्कर में लेट हो गया। तभी एक जोरदार चटाक की आवाज सुनाई देती है
क्योंकि उस लड़की ने उस ड्राइवर के गालों पर जोर से तमाचा जड़ दिया था, जिससे वह ड्राइवर अपने हाथों को गाल पर रख लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी वह लड़की उसे ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने उन 2 कौड़ी के बच्चे के लिए मेरे को यानी कि नेहा खुराना को वेट करवाया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन उसके लिए घर चलना होगा ताकि मैं भाई से कहकर तुम्हारी नौकरी छीनवा सकूं और बता दूं कि नेहा खुराना से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। वहीं उसकी बात सुनकर वो ड्राइवर वहीं पर अपने घुटनों के बल गिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन नेहा उस ड्राइवर की बातों को अनसुना कर अपने बगल में देखती हैं, तो माहिरा जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। वहीं नेहा जाकर आराम से कार में बैठ जाती है। वही वह ड्राइवर भी अब जान चुका था कि गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो खड़ा हुआ और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए खुराना मेंशन की तरफ चल पड़ा। राठौर मेंशन। अभिषेक जी और अनीता जी का रूम। अनीता जी इधर से उधर टहलते हुए कुछ सोच रही थी। तभी अभिषेक जी बोले, क्या सोच रही हैं आप? तो अनीता जी बोली, क्यों ना हम सोनम को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाएं ताकि वह पॉपुलर और इंडिपेंडेंस हो सके। तो अभिषेक जी बोले, लेकिन वह तो अभी डॉक्टर का पढ़ाई करना चाह रही है। तो अनीता जी बोली, हाँ तो पढ़ाई करते रहेगी, लेकिन अभी 1 हफ्ते में एक बिग पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी जिसमें बड़े बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपने मॉडल उतरेगी। तो क्यों ना हम सोनम को राठौर इंडस्ट्री की ओर से मॉडल उतारे। तो अभिषेक जी बोले, लेकिन इसके लिए हमें कबीर से बात करना होगा। तो अनीता जी बोली, बात करिए, वेट किस चीज का कर रही हैं, और यह मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। वही अनीता जी के बात से सहमत होकर अभिषेक जी कबीर को कॉल लगाते हैं। वही कबीर पहले ही रिंग में कॉल उठा लेता है और उधर से बोलता है, बच्चा ठीक तो है ना? तो अभिषेक जी बोले, हाँ वह ठीक है, अभी अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं। और फिर 1-2 सेकंड रुककर बोले, कबीर क्या तुम मेरे एक बात मानोगे? तो कबीर बोला, जी चाचा जी बोलिए, क्या काम था? तो अभिषेक जी बोले, वह 1 वीक बाद होने वाले इवेंट में मैं चाहता हूँ कि सोनम राठौर इंडस्ट्री के मॉडल को रिप्रेजेंट करें। तो कबीर कुछ सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सोनम के साथ साथ अव्यांशी बच्चा को भी मॉडलिंग में नाम दे देता हूँ। तो अभिषेक जी बोले, ऐसा मत करना बेटा, आप तो जानते ही हो कि अव्यांशी पहले से ही पढ़ाई में अच्छी नहीं है और उस पर से उसका अभी एज ही क्या है कि वो मॉडल बने, इसलिए आप सिर्फ सोनम का ही नाम सेलेक्ट करो। तो कबीर बोलता है, ठीक है, और फिर फोन काट देता है। उसके फोन काटने के बाद अनीता जी बोलती है, यह लड़की पता नहीं सबके आंखों में कौन सी पट्टी बांधी है कि सब इस पर इतना जान छिड़कते हैं, लेकिन मैं सबके सामने उसको बेनकाब करके ही रहूंगी। उनके इस बात पर अभिषेक जी भी सिर हिला देते हैं। राठौर एंटरटेनमेंट कंपनी। कबीर अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट आया और बोला, सर आपने जैसे बोला वैसे हमने कर दिया। 1 हफ्ते बाद होने वाले इवेंट में मैं मॉडल के लिए सोनम राठौर का नाम फिक्स कर दिया। तो कबीर बस अपना सिर हिला दिया। तो उसका असिस्टेंट वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कबीर कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते उसने किसी के पास कॉल लगा दिया। जैसे ही उसने कॉल लगाया, उधर से कॉल पिक कर लिया गया और बोला गया, बोलो बेटा किस लिए कॉल किए हो? तो कबीर बोला, दादाजी मैं चाहता हूँ कि बच्चा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले ताकि जो इस बार उसके साथ हुआ वह दोबारा ना हो, वह अपने लिए लड़ सके, क्योंकि हम गार्ड्स के भरोसे उसे नहीं छोड़ सकते। तो उधर से दादाजी बोले, मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए मैंने सिकंदर से बात कर लिया है, वह अपने एकेडमी में अंशी को ट्रेनिंग देने के लिए मान गया है। लेकिन उसने यह भी बोला है कि अंशी अगर उसके टेस्ट को ना पास करे तो वह अपने एकेडमी में उसे नहीं लगा, इसलिए हमें कम से कम अंशी को बेसिक ट्रेनिंग देना ही होगा ताकि सिकंदर के अकादमी में हम उसे भेज सके।
तो कबीर बोला ठीक है दादाजी, मैं कल ही से बच्चा का ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद फोन रख दिया। फोन रखने के बाद कबीर चेयर पर अपने सर को टेक लगाकर बैठ गया और बोला, मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ अभिषेक चाचा और अनीता चाची के बिहेवियर को अव्यांशी के साथ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे जल्द से जल्द सब कुछ पता करना होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाचा और चाची इस तरह से बच्चा से बिहेव कर रही हैं। चैप्टर 47। अव्यांशी का कौन सा सीक्रेट। और विवान को पड़ी मार। अव्यांशी का रूम। अव्यांशी अब तक उठकर फ्रेश होकर रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। तभी वह अपने आप से बोली, यह मैंने क्या कर दिया है, ये तूने क्या कर दिया सिया। गुस्से में आकर तूने यह क्यों कह दिया कि अब तू विलेनिस बनेगी। उसे पर से इतने लोगों को मार भी दिया। अगर किसी को भी यह बात मालूम चल गया कि वह सारे लोगों को मैंने मारा होगा तो मेरा क्या होगा। और फिर अपने सर को तकिए में घुसाकर बोली, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे यह सब चीज ठीक करना होगा। तभी उसके सामने रुद्र प्रकट हुआ और बोला, मालकिन पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं पूरे 6 दिनों तक एक्टिवेट था जब तक आपको टॉर्चर किया गया, लेकिन जैसे ही वह ब्लैकी आया पता नहीं मैं कैसे डीएक्टिवेट हो गया। मेरा कोई भी पावर काम नहीं कर रहा था। आप बता सकती है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। पहले तो मुझे लगता था कि जब आप रुद्राक्ष के पास हो तो ही मेरा पावर काम नहीं करता, लेकिन यह बात गलत है क्योंकि जब आप ब्लैकी के साथ थी उस टाइम भी मेरा पावर काम नहीं कर रहा था। तो अव्यांशी बोली, पावर तुम्हारा है तो तुम जानो ना कि तुम्हारी पावर कब काम कर रही है कब नहीं। लेकिन यह बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं थोड़ी ना तुम्हारे पावर के बारे में जानती हूँ। वही उसकी इस बात पर रुद्र बोला, मालकिन मैं जान चुका हूँ कि आप यह जानती है कि मेरा पावर क्यों कभी काम कर रहा तो क्यों कभी काम नहीं कर रहा। प्लीज मालकिन बताइए ना क्यों ऐसा हो रहा है। तो अव्यांशी बोली, वो शैतान के बच्चे, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें भी अब तक पता चल गया होता। तो रुद्र बोला, क्योंकि मैं आपका दिमाग हूँ, लेकिन आप यह सब अपने मन में सोचती ही नहीं कि मैं जान पाऊं कि मेरा पावर डीएक्टिवेट क्यों हो रहा है। और वैसे भी आपने मुझसे कम झूठ नहीं बोला है। पहले तो आपने बोला कि सिया कोई आम लड़की है, उस पर से आपको हैकिंग भी आता है और फिर फाइटिंग भी आता है। तो अव्यांशी तुरंत पूछी, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे फाइटिंग आती है। वही उसकी इस बात पर रुद्र हंसते हुए बोला, मालकिन इसका मतलब मैंने सही पकड़ा कि आपने ही उस गोडाउन में इतने लोगों को मारा, क्यों सही कहा ना। तो अव्यांशी लड़खड़ाते आवाज में बोली, पप्पा पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला। तो रुद्र हाँ हंसते हुए बोला, मालकिन मैं बस तुक्का मारा, लेकिन आपने तो खुद ही मुझे बता दिया कि आप ही ने उन लोगों को मारा। अब अपने ही मारा है तो एक और बात जान ही लीजिए, वहां पर सैटेलाइट के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें आपने जितने लोगों को मारा सब चीज रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर वह फोटो ब्लैकी ग्रुप या फिर किसी और को मिल गया तो आपका क्या होगा मालकिन। और फिर बोला, चलिए मालकिन मैं चलता हूँ, जब काम पड़े तो फिर से याद कर लीजिएगा। इतना कहकर वह गायब हो गया। वही रुद्र के जाने के बाद अव्यांशी रूम में इधर से उधर टहलते हुए बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। यह बात किसी को भी नहीं मालूम चल सकता कि मैंने ही उन लोगों को मारा है, वरना मेरा और भी राज खुल जाएगा, जो इस वक्त अव्यांशी के लिए ठीक नहीं होगा। तभी उसे कुछ याद आया, इसलिए उसने तुरंत रुद्र को बुलाया, रुद्र कहाँ हो, जल्दी आओ। तो रुद्र प्रकट होते हुए बोला, मालकिन में अभी तो गया था, फिर क्यों याद किया आपने। तो अव्यांशी बोली, पहले यह बताओ कि मैं कैसे वो फोटो को डिलीट कर सकती हूँ। तो रुद्र बोला, आपको उसे सैटेलाइट के सिक्योरिटी सिस्टम का हैक करके उस फोटो को डिलीट करना होगा। राठौर मेंशन। अव्यांशी रूम। रुद्र को यह बोलते ही कि उसे सिक्योरिटी सिस्टम हैक करना होगा ताकि वो फुटेज डिलीट कर सके। तो अव्यांशी बोली, ठीक है, अब मैं समझ गई मुझे क्या करना है। तो रुद्र गायब हो गया। वहीं उसके जाने के बाद अव्यांशी जल्दी से अपना लैपटॉप निकालकर बेड पर बैठ जाती है।
और व्हाइट स्नो के साइट पर जाती है। उसके बाद सारे मेल को चेक करती है। तभी उसको एक ऐसा मेल दिखा जिसके देखते ही उसकी आंखें बाहर आने को हो गई, क्योंकि उसे एक ब्लैक फायर नाम आईडी से मेल आया था, जिसमें लिखा था जो कोई भी हैकर इस सैटेलाइट से फुटेज निकाल देगा तो उसे 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और उस मेल पर सैटेलाइट का नाम भी लिखा हुआ था, जिस पर कोई भी हैकर क्लिक करके उसे सैटेलाइट के सिक्योरिटी सिस्टम के हैक करने का ट्राई कर सकता था, क्योंकि वह सैटेलाइट का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। वही उस सैटेलाइट का जिक्र सुनकर अव्यांशी के तो होश ही उड़ गए। इसलिए वह जल्दी से बेड से उतरकर अपने रूम में इधर से उधर टहलने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया तो वो जल्दी से बेड पर बैठकर लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चलाने लगी। खुराना मेंशन। रुद्राक्ष का स्टडी रूम। अक्षत जल्दी जल्दी लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चला रहा था। तभी वह जोर से खड़ा हुआ और बोला, बॉस, हमें हैकर मिल गया उस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने के लिए। वही उसकी बात सुनकर अमन, जो कि चुपचाप अक्षत के बगल में बैठकर उसे काम करता देख रहा था, वह जल्दी से उठा और एक्साइटमेंट में बोला, क्या कहा? कौन है वह? तो अक्षत बोला, व्हाइट स्नो। वही यह नाम सुनकर रुद्राक्ष, जो कि हेड चेयर पर बैठकर कुछ फाइल चेक कर रहा था, वह अक्षत की ओर मुड़कर बोला, क्या यह उस सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सकता है? तो अक्षत बोला, बॉस, यह वही हैकर है जिसने मिस्टर बजाज के डाटा को रिकवर किया था, तो हम एक बार तो रिस्क ले ही सकते हैं। तो रुद्राक्ष बोला, ठीक है, बुलाओ उसे अपने कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम में। तो अक्षत व्हाइट स्नो को यह सेंड कर देता है और उसे अपना लोकेशन भी सेंड कर देता है, जिससे व्हाइट स्नो वहां पर आ जाए। राठौर मेंशन। अव्यांशी का रूम। अव्यांशी यहाँ अपने लैपटॉप पर कुछ और नहीं बल्कि वही मैसेज की थी कि मैं सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सकती हूँ, और फिर वो इस मैसेज को ब्लैक फायर के पास सेंड कर देती है और थोड़ी देर में उसको हैक करने का ऑर्डर और एड्रेस भी मिल जाता है कि कहाँ जाकर सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना है। वही जब अव्यांशी उस एड्रेस को देखती है तो वह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका एड्रेस खुराना कॉरपोरेशन शो कर रहा था। वही खुराना कॉरपोरेशन का नाम सुनकर अव्यांशी फिर से बेड से खड़ी हो जाती है और बोलती है, नहीं नहीं यार, तू अव्यांशी यह नहीं कर सकती। अगर यह फुटेज खुराना कॉरपोरेशन निकाल रहा है, इसका मतलब यह फुटेज आदित्य खुराना या फिर रुद्राक्ष खुराना निकलवा रहे होंगे। लेकिन अगर तू यह फुटेज नहीं निकालेगी तो 100 करोड़ में कोई और हैकर इस फुटेज को निकालने के लिए मान जाएगा। अगर कोई और हैकर इस फुटेज को निकाल कर आदित्य या रुद्राक्ष खुराना के पास सेंड कर देता है तो मेरा क्या हाल होगा? मैं क्या जवाब दूंगी उन दोनों खड़ूस को? और उस पर से वह दोनों खड़ूस कबीर भाई को भी इस बारे में बता देंगे कि मैंने उस फार्म हाउस के अंदर गोडाउन में सारे लोगों को मारा। नहीं नहीं अव्यांशी, तू यह नहीं होने दे सकती, तुझे कुछ तो करना होगा। और फिर बोली, क्या जरूरत थी उन्हें मारने की? अब हो गया ना इतना बड़ा लफड़ा, अब कैसे संभालेगी? और तो और मैंने पिछले जन्म में इतनी बड़ी लापरवाही कभी नहीं करती थी कि किसी को मारकर प्रूफ भी छोड़ कर आ जाऊं। तो कब से इतनी लापरवाह हो गई सिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे तेरे सारे राज सामने आ जाएंगे। लेकिन पहले तो यह सोच कि इस मामले को कैसे संभालना है। तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। वह जल्दी से बेड पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगी। खुराना मेंशन। रुद्राक्ष स्टडी रूम। अक्षत रुद्राक्ष से बोला, बॉस, अभी अभी व्हाइट स्नो की ओर से मैसेज आया है कि वह फुटेज आपको आज शाम तक सेंड कर देगा, लेकिन वह खुराना कंपनी नहीं आएगा। तो अमन बोला, लेकिन क्यों नहीं आएगा? हमारी खुराना कंपनी से सेफ जगह क्या हो सकता है उस सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के लिए? तभी उन दोनों के कानों में रुद्राक्ष की कोल्ड वॉइस गई, जो बोल रहा था कि मैसेज सेंड कर दो कि हमें आज रात के 8 बजे से पहले वह फुटेज चाहिए, नहीं तो। और फिर अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वही रुद्राक्ष की बात सुनकर अक्षत जल्दी से मैसेज टाइप कर देता है। राठौर मेंशन। अव्यांशी का रूम।
जब वह मैसेज खोल कर देखती है तो वह खुश हो जाती है और ओके सेंड करके लैपटॉप को बंद करके अलमीरा में रहकर नीचे चली जाती है। हाल में दादा दादी, अनीता जी, अभिषेक जी, सोनम, बिहान और कशिश ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठते हैं। तभी उन्हें सीढ़ियों से नीचे आती हुई अव्यांशी दिखाई दी। तो बिहान जल्दी से अपने चेयर से उठकर अव्यांशी के पास जाकर उसको अपने गोदी में उठा लेता है और कहता है, बच्चा आप कल ही डिस्चार्ज हुई हो और आज चलने फिरने भी लगी। अगर आपको नीचे ही आना था तो आप मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाता। तो अंशी बड़ी ही मासूमियत से बोली, भाई मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं चली आई। वही उसकी बात सुनकर बिहान उसके माथे पर तपली मारते हुए बोला, हाँ तो मैं आपका ब्रेकफास्ट आपके कमरे में ही तो ला रहा था। तभी अव्यांशी बोली, अब तो मैं आ गई ना, अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट मुझे खिलाओ। तो विहान उसको गोदी में उठाए हुए ही जाकर डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठा देता है। तभी अनीता जी बोली, उसने बोला ना कि वह ठीक है तो उसे गोदी में उठाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी जब उसकी अंकेश से शादी हो जाएगी तो उसे सबके लिए खाना सर्वे करना पड़ेगा, तो यह ड्रामा उसके पास नहीं चलेगा। वहीं उनकी बात सुनकर बिहान कुछ बोलने ही वाला था कि अंशी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तो विहान शांत हो गया, लेकिन फिर भी उसकी हाथों की मुठियां कसी थी, बट वो चुपचाप प्लेट में खाना निकालकर अपने हाथों से अव्यांशी को खाना खिलाने लगा। तभी अभिषेक जी बोले, बिहान ब्रेकफास्ट के बाद तुम मेरे स्टडी रूम में मिलो। वही यह बात सुनकर अव्यांशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो वह तुरंत बोली, ओ भाई अभी फ्री नहीं है, भाई को मुझे पढ़ाना है, मेरा कल एग्जाम है ना। वही अव्यांशी की यह बात सुनने के बाद अभिषेक जी बोले, लेकिन मुझे बस 10 मिनट का काम है, इसलिए तुम मेरे स्टडी रूम में आना बिहान। और फिर वहां से उठकर चले गए। वहीं थोड़ी देर में सबका ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो गया तो विहान अंशी को गोद में उठाकर उसके रूम में छोड़कर अभिषेक जी के रूम में चला जाता है। अभिषेक जी का रूम। विहान जैसे ही रूम में एंटर करता है वह बिना वक्त गवाए उस रूम के अंदर स्टडी रूम में चला जाता है, जहां पर अभिषेक जी खड़े होकर उसी का इंतजार कर रहे थे। तो विहान जाकर उनसे बोला, डैड आपने बुलाया। तो अभिषेक जी बोले, आजकल तुम्हारी जुबान और हाथ दोनों ही बहुत ज्यादा चल रही है। आज मैंने डाइनिंग टेबल पर देखा कैसे तुम अपनी मॉम को मुठिया बंद करके गुस्से से घूर रहे थे, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम लोग कौन हैं। और फिर अपनी पैंट से बेल्ट निकालते हैं और बोलते हैं अपनी शर्ट निकालो। तो बिहान भी चुपचाप अपने शर्ट को निकाल देता है, जैसे उसकी यह रोज की आदत हो। तो अभिषेक जी अपने बेल्ट से उसके पीठ और पेट पर जोर जोर से मांगने लगे। वही उनके मांगने से बिहान के आंखों में पानी तो था, लेकिन वह बह नहीं रहा था। वही जब वह मार मार कर थक गए तो उन्होंने अपने बेल्ट को फेंक दिया और बिहान के पास आकर चटाक से उसके गालों पर एक थप्पड़ मारा और बोले, आइंदा से याद रखना किससे बातअब कर रहे हो तुम। और फिर बोले, और मैंने भी तुम दोनों भाई बहन का भूत ना उतार दिया तो मैं भी तुम दोनों का बाप नहीं। और उसके बाद वह स्टडी रूम से निकल गए। इधर बिहान अपने शर्ट को पहनते हुए बोला, आप मेरे साथ जो कुछ भी करना चाह कर सकते हैं, लेकिन बात अगर बच्चा पर आए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, आपको भी नहीं। और फिर उसके आंखों से एक बूंद आंसू उसके हाथ पर गिर गया। तो बिहान उस आंसू को अपने हाथ में लेते हुए बोला, अगर बच्चा ना होती मेरी जिंदगी में तो पता नहीं मैं कब का सुसाइड कर लेता। और फिर वह भी उसे रूम से निकल गया। आखिर क्यों अभिषेक जी अपने ही बेटे को बेल्ट से मारते हैं, और क्यों कहा बिहान ने कि अगर बच न होती तो मैं अपनी जान ले लेता। अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।